तो व्हाट इज़ इमोशन। आज हम ज़रा इमोशन की बात करते हैं, क्योंकि इमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी था। और आज बहुत ज़्यादा कुछ लोग इमोशन के विपरीत होते जा रहे हैं, या कुछ लोग इमोशन में टूटते जा रहे हैं, जो कि अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। और बहुत सारी सामाजिक दिक्कतें भी यहाँ से जन्म लेते हैं। इसी वजह से आज हम इमोशन को समझते हैं। ज़रा सोचिए कि जब बच्चा पैदा होता है, उसे रोना कैसे आ जाता है। अगर हम ये बोल दें कि इमोशन आपके सीधे और सीधे बनते हैं जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो बच्चा तो अभी 1 दिन का हुआ, 1 घंटे का हुआ, रोने लगता है। फिर जब थोड़ा और समय बीतता है तो वो मुस्कुराने भी लगता है। ये चीज़ उसके कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट को दर्शाते हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हो, ये सारी चीज़ें जेनेटिकली आती हैं। अगर हम इमोशन की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ज़रा सोचिए पहले के प्राचीन समय पर, जब किसी को अपनी बात रखनी नहीं आती थी, कुछ उस समय पर एक्सप्रेशन भी बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे कि अभी हमारे चोट लग जाती है तो हमारे मुंह पर जो भाव आ जाते हैं, या फिर उसकी जो रिएक्शन हमारे चेहरे पर नज़र जो आ रहे हैं या शरीर में जो नज़र आते हैं, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जिस प्रकार से हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं। लेकिन तब तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि तब तो वो लोग विकसित होना ही सीख रहे थे। लेकिन क्योंकि इमोशन था उस समय पर भी बिल्कुल इमोशन था, इसी वजह से वो लोग सरवाइव भी कर पाए। इमोशन हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी बताता हूँ कैसे। अब जब हमारे अंदर फियर का सेंस नहीं आएगा, अब जब हमारे अंदर फियर नहीं आ रहा है, तो सामने अगर कोई जानवर आया तो उससे हम किस तरीके से अपनी रक्षा करेंगे। इमोशन का स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ, तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसे CAB मॉडल बोला जाता है। C मतलब कॉग्निटिव, A मतलब अफेक्टिव, B मतलब बिहेवियरल। ये CAB मॉडल है जिससे कि इमोशन फॉर्म होते हैं। कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी घटना को देखते हो तो आपके दिमाग में जो प्रोसेस होने लगती है, वो हो गया आपका कॉग्निटिव पार्ट। अफेक्टिव आपकी फीलिंग होती हैं, जो फीलिंग उस समय पर आई वो आपकी अफेक्टिव। और बिहेवियरल मतलब कि अब वो जो हमारे बिहेवियर की चीज़ है, तो उसमें हम कैसे रिएक्ट करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ। मानो कि आपने कुत्ता देखा जो कि बड़ी तेज़ी से दौड़कर आपकी तरफ आ रहा था। अब उस कुत्ते को देख कर के आपके मन में क्या आया, वही कि ये आके मुझे काट लेगा, फियर आया। ये कुत्ता आपने देखा और जो भी आपके मेंटल प्रोसेस हुई वो हो गई अफेक्टिव चीज़। लेकिन अब जो आपके भावना आ रही है, फियर किया है, डर लगा आपको कि कहीं ये मुझे काट ना ले, कहीं मुझे ये नुकसान ना पहुंचा दे। अब उसी से बचने के लिए आप क्या करोगे, या तो डिफेंस के लिए कुछ करोगे, डंडा लाठी डंडा उठाओगे, या फिर वहाँ से भागने का प्रयास करोगे। ये आ गया बिहेवियर में। ये पूरा मॉडल होता है कैब का, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के इमोशन बनते हैं। हालांकि एक चीज़ और यहाँ पर याद रखने वाली है, कॉग्निटिव की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि वो एक कुत्ता हमारी तरफ भाग कर आ रहा है, अब हमें कैसे पता कि वो कुत्ता अगर भाग कर आ रहा है तो हमें नुकसान पहुँचा सकता है। जब ऐसे अनुभव पहले हो चुकी हों, ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ ही ऐसा अनुभव हुआ हो, हमने कहीं पे ऐसा देखा हो, कहीं पे पढ़ा हो, या किसी की बातें सुनी हो कि ऐसे कुत्ता ने आकर के किसी के ऊपर हमला करा, तो अब वो चीज़ जो हमारे माइंड में थी वो मेंटल प्रोसेसिंग हुई, तब उसके बाद जाकर के एक फीलिंग आई, और ये फीलिंग आई, उसके बाद हमने एक बिहेवियरल जो हमारा एक्शन होना चाहिए था वो हमने करा। और ये प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि आपको पता भी नहीं पड़ पाती है कि ये कैसे हो गई। बहुत ज़रा सा टाइम लगता है, तुरंत आपकी आंखों ने देखा, दिमाग में वो चीज़ प्रोसेस हुई, तुरंत आपकी फीलिंग आई, और फिर आप वैसा एक्शन ले लेते हो। तो अब आपकी समझ में आई होगी। तो जो हम कहानी समझ रहे थे अभी, कि प्राचीन ज़माने में पहले उन्होंने देखा कि जानवर जो होते हैं, बड़े जानवर थे जंगली, कैसे इंसानों के ऊपर हमला करते थे। उनसे बचने के प्रयास में अब जब उनके वो एक्सपीरियंस आ चुका था, अब यहीं पे वो कुत्ते वाली पूरी अप्लाई कर दो कि एक्सपीरियंस देखा कि ये जानवर है, ये हमारे ऊपर हमला ऐसे करता है, हमला करेगा तो हम बचने के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हमला और बचने, इन दोनों के बीच की थी भावनाएं। अब बचूंगा तो तब जब मेरे अंदर कोई डर का भाव होगा। अब सोचो मेरे अंदर डर का भाव ही नहीं है, ख़त्म है डर। अब मैं किससे बचना चाहूँगा, कुछ तो है नहीं बचने के लिए। लेकिन क्योंकि मेरे पास वो डर का भाव है तो मैं बचने का प्रयास करूँगा। अब फिर से वही प्रश्न पे आओ, पहले वाले पे, कि बच्चा जो हंसने लगता है तो वो क्यों हंस रहा था। अब ये भी आपके समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमारी जेनेटिक्स ही ऐसी हो चुकी है अब।
और वो चीज़ जेनेटिकल आ जाती है। वो चीज़ बच्चे के कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट को दर्शाती है। और केवल भावनाओं के पीछे या फिर इमोशन के पीछे इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें हमारा केमिकल भी, जो माइंड केमिकल है वो भी काम कर रहा होता है। हमारे न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं। मानो कि अगर आपके चोट लग जाती है, आपके दिमाग में सिग्नल जाता है, फिर आप उस पर जो रिएक्ट करते हो वो काम आपके इमोशन का होता है। जैसे कि मेरे हाथ में चोट लगे, अब मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे दर्द हो रहा है, लेकिन उस दर्द पे मुझे कैसा रिएक्ट करना है, मतलब कि दर्द पे मुझे रोना ही क्यों है। मैं हंस भी तो सकता हूँ, या फिर मुझे किसी भी ऐसी घटना जो मुझे खुशी दे रही है तो उसमें मुझे मुस्कुराना ही क्यों है। वहाँ पे मैं शांत भी रह सकता हूँ या रो भी सकता हूँ। इसी वजह से जब अध्यात्म में जाते हो तो वो कहते हैं ये सारी चीज़ें मिथ्या हैं। हालांकि ये सत्य, मिथ्या और असत्य बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो कभी बाद में अपन बात करेंगे। लेकिन अभी इतनी बात करते हैं कि ये जो मेरे लगी चोट, अब यहाँ पर चोट लगी तो मैं वही हरकत क्यों कर रहा हूँ, इसके विपरीत भी कर सकता हूँ। तो फिर अध्यात्म ने कहा कि कोई हरकत भी क्यों करनी, जब ये सब हमारे ही कंट्रोल में है, ये सब सिर्फ केमिकल लोचा है, तो हम शांत भी रह सकते हैं। इसी वजह से बोला जाता है यही तो मोक्ष होता है, कि बस इस स्टेज को हमने अचीव कर लिया। जब हम नॉलेज के उस स्तर पे पहुंच जाते हैं, जब हमें पता लगता है कि जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं ये सारी चीज़ें मिथ्या हैं, सब एकदम झूठ है, तब हम समझते हैं यार फिर है ही क्या, फिर तो मुक्ति है। क्योंकि ना तो मेरे चोट लगने पर ना तो मैं रोने वाला हूँ, ना हंसने वाला हूँ, और ना खुशी की चीज़ में मैं मुस्कुराने वाला हूँ, ना दुख प्रकट करने वाला हूँ। यही तो गीता का भी कंसेप्ट है, यही उपनिषद का है। जब ये सारी चीज़ें मेरी मानसिक देन हैं, जो मेरे केमिकल्स हैं, जैसे कि जब कोई हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें सुख मिल रहा होता है, तो वहाँ पे हमारा लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन वो रिलीज़ होता है। उससे हमें वो काम करने की और प्रेरणा मिलती है कि ऐसा काम और करेंगे हम। सोचिए जरा अगर वो ना हो तब। जब हम थोड़े और बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आने लगती है, पार्टनर्स को लेके अट्रैक्शन आने लगता है कि हम पार्टनर के प्रति अपने जाएं, वहाँ पर मतलब सेक्सुअल जो अट्रैक्शन होता है वो आने लगता है। इसी चीज़ को एक शायर ने क्या खूब कहा है कि हर उम्र में शौक़ जुदा होता है, खिलौना मासूका रुतबा खुदा। मतलब कि उसने एक 2 लाइनों में पूरी जीवन का सार दे दिया कि बच्चे हुए खिलौना, जवानी आई तो एक पार्टनर चाहिए, फिर जब और बड़े हुए तो शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, लेकिन बुढ़ापे में आके अब बचे तुम ऊपर वाले, अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और जो चीज़ वो हम बुढ़ापे में ले रहे हैं वो अगर अभी सीख लें कि ये सारी केवल हमारे माइंड का गेम है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं फीलिंग में फंस रहा हूँ इन सब चीज़ों में, जो चीज़ें जेन्युइन होते हैं होने दो, नॉर्मल है सब चीज़ें, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सारी घटनाएं घटने दो, वो नॉर्मल है। केवल इतना समझो सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हो रहा है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन लव इन सबसे परे है, इसीलिए प्रेम को इन सबसे दूर रखा गया। लव इज़ नॉट अ फीलिंग, नॉट अ इमोशन, वो खुद में ही है। इसीलिए उसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। जिस प्रकार परमात्मा की परिभाषा नहीं दी जा सकती, इसी प्रकार प्रेम की नहीं दी जा सकती। क्या संज्ञा दोगे उसकी, उस जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं, वो खुद ही में ही पूर्ण है। और इमोशन होना भी ज़रूरी, वो भी समझा दिया। कुछ ऐसे होते हैं जो इमोशन के साथ खेलते हैं, बिल्कुल आपकी अपनी आज़ादी है, कर सकते हो जो भी करना है, लेकिन क्योंकि अगर आप इमोशन के साथ खेलते हो तो आप अपने भी इमोशनल बैलेंस को डिसबैलेंस कर रहे हो। आपको जीवन में कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी। शांति दूसरों के इमोशन के साथ खेल करके नहीं, बल्कि अपने इमोशंस की पूर्ति करके आती है। अब बोलोगे यार इमोशन की पूर्ति करेंगे तो फिर कैसे ये चीज़ें बनेंगी। इमोशन अगर दबाओगे तो वही ज्वालामुखी की तरह होता है, दबता जाता है, भरता जाता है, फिर एकदम फट पड़ता है। इसी वजह से जब उसे जी लोगे, जब समझ लोगे कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, एक अच्छे से कारण को जान लोगे, रैशनल थिंकिंग को जान लोगे, तब पता पड़ेगा कि अब ये टाइम है इसे एंड करने का। अपने आप वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसी वजह से जैसा जीवन चल रहा है जियो शांति से। और ज्ञान कुछ नहीं होता जो सब लोग आकर के कुछ भी अपना बताते हैं कि ये ज्ञान वो ज्ञान। ज्ञान केवल आपका अपना अनुभव है। इसीलिए अपो दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। जो आपका अनुभव होगा वो आपका ज्ञान, जो मेरा अनुभव होगा वो मेरा ज्ञान। मैं ना तो अपना ज्ञान तुम पे थोप सकता हूँ, ना तुम मुझ पे थोप सकते हो। ना मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ, ना तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो। हालांकि अगर मुझसे सीखना चाहो तो सीख जरूर जाओगे तुम।